647 एडी में हर्षवर्धना की डेथ हो जाती है। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि इंडियन हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। नंबर वन, ये हर एक एम्पायर के साथ जैसा होता है कि जब उसका कोई बड़ा रूलर की डेथ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एम्पायर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और यही सेम चीज़ हुई थी वर्धमान एम्पायर के साथ भी। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो थी इसके बाद पूरे इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अनस्टेबल हो गई। कोई बड़ा एम्पायर नहीं था जो कि पूरे देश को यूनाइट कर पाए जैसे गुप्ता या मौर्यन एम्पायर ने किया था, और यहीं से शुरू हुआ मेडिवल इंडिया। इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री में ऐसे बहुत सी गलतियाँ हुई, ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई जिन्होंने अट्रैक्ट किया फॉरेन इन्वेडर्स को, लाइक मुगल्स, टर्किश इन्वेजन्स एंड ऑल दीज। और सालों तक इन्हीं गलतियों की वजह से मुगल्स ने और ऐसे बहुत सी फॉरेन रूलर्स ने इंडिया पे रूल किया। तो आज की इस वाली वीडियो में हम जानेंगे टर्किश इन्वेजन्स के बारे में। ये इन्वेजन इंडियन हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी माने जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेंचुरी के अराउंड जब पूरा इंडिया अनस्टेबल हो गया था तो तीन डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई जो कि थी पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। इन तीनों डायनेस्टीज में हमेशा ही लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके वैसे तो बहुत से रीजन थे। बिकॉज ऑफ कोर्स जब तीन पावरफुल किंगडम्स है तो वो सब सुप्रीमेसी तो सबको चाहिए, बट एक और बहुत बड़ा रीजन था जो कि बाकी एम्पायर से बहुत ज़्यादा स्पेशल था, कि वो रीजन था कन्नौज। पर कैसे? तो एक्चुअल में उस टाइम पे कन्नौज एक बहुत वेल्दी सिटी थी जिसमें बहुत सारी रिसोर्सेज थी। इस सिटी को स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे उस टाइम के लोग सिंबल ऑफ पावर मानते थे। इस वजह से ये तीनों एम्पायर कन्नौज पे कंट्रोल करना चाहते थे, जिसके लिए ये कॉन्टिन्यूसली बैटल्स करते रहते थे। इन बैटल्स को नाम दिया गया था ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। इन्हीं बैटल्स ने उन्हें वीक कर दिया एंड एंडिंग में उन्हें डिक्लाइन की रीजन भी बने। तो वही सेंट्रल एशिया में भी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। 9th सेंचुरी के अराउंड अब्बासिड कैलिफेट एम्पायर जो था उस टाइम का वो एंड हो गया, और एम्पायर में टर्क्स को एज अ स्लेव और सोल्जर यूज किया जाता था पहले। तो इन्हीं टर्क्स ने एम्पायर के डिक्लाइन के बाद अपने छोटे छोटे स्टेट्स हुए, अपने इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश कर लिए। एरिया इनमें से एक एरिया था गजनी। तो गजनी में अल्पतेगिन एक रूलर थे, उनने अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया। इससे गजनीविद एम्पायर नाम दिया गया। इस एम्पायर में मोहम्मद गजनी ने 1998 एडी में थ्रोन पे संभाली थी, और इस थ्रोन पे आते ही उनकी नज़र पड़ी इंडिया की वेल्थ और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर। इस वेल्थ ने उसे इंडिया पे इन्वेजन करने के लिए भी अट्रैक्ट किया। महमूद ने 1000 से लेकर 1027 एडी तक 17 टाइम्स इंडिया में लार्ज स्केल इन्वेजन्स किए। उसका पहला अटैक जो था वो था 1001 एडी में हिंदू शाही रूलर जयपाल के ऊपर बैटल ऑफ पेशावर में। इसके बाद उससे कई रेड्स की जो कि मोस्टली हिंदू टेम्पल्स के ऊपर थी। उसकी सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस रेड्स थी कन्नौज में 1008 एडी में और सोमनाथ में 1025 एडी में। इस बैटल में उसने राजपूत को पूरी तरह से डिफीट कर दिया और सोमनाथ का आइडल भी तोड़ दिया। ऐसा कहते हैं कि उसने वहां से 20 मिलियन से ज्यादा रुपीस की रेड की थी। ये एक बहुत बड़ा लॉस था इंडिया के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने ये सारे रेड्स क्यों की, तो इसके दो मेन आंसर्स हैं। नंबर वन, इन रेड से मिले मनी से उसने सेंट्रल एशियन वॉर्स में बहुत हेल्प मिल रही थी, और नंबर टू कि वो इस प्लंडर्ड वेल्थ को अपने किंगडम में मॉन्यूमेंट्स लाइक मॉस्क्यूज बनाता था। ये नोटिस करने वाली बात एक और होती है कि उसने इतनी रेड्स की बट फिर भी वो ना के बराबर एरिया को एनेक्स किया। 1030 में उसकी डेथ हो जाती है।
इस इन्वेजन का सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ा कि इसने पूरे वर्ल्ड को के सामने इंडिया की वीकनेस को एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से आगे जाके और भी बहुत से इन्वेजन हुए, बट लकीली अगले 150 ईयर्स तक कोई भी लार्ज स्केल इन्वेजन नहीं हुआ। गजनीविड्स एम्पायर भी श्रिंक हो गया और वीक हो गया, क्योंकि गजनी महमूद गजनी के इतने सक्सेसर्स पावरफुल नहीं थे। 150 सालों में चौहान्स की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। विग्रहराज ने अजमेर को कैप्चर किया और 1151 एडी में तोमर से बैटल जीतकर दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया। 1177 एडी में पृथ्वीराज थर्ड थ्रोन पे आए। ये चौहान्स के सबसे फेमस रूलर माने जाते हैं। पृथ्वीराज ने गंगा वैली की तरफ आते ही एक्सपेंशन के लिए वॉर शुरू कर दी। तो वही दूसरी तरफ गजनविद एम्पायर की रूइन से घुरीद एम्पायर का जन्म हुआ, जिसको रूल कर रहे थे मोहम्मद घोरी। सेंट्रल एशिया में ख्वारज़मी एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जिसकी वजह से घुरीद जो थे उनने इंडिया में अपना एक्सपेंशन करने का सोचा और जल्दी ही उसने मुल्तान, उच्च जैसे छोटे छोटे इंडियन स्टेट्स को कॉन्कर करना शुरू भी कर दिया। 1178 एडी में उसने गुजरात को कॉन्कर करने का सोचा, पर वहाँ उसे किंग भीमदेव से लड़ाई की, जिनसे वो बहुत बुरी तरह हारा और फिर वो कभी गुजरात को कॉन्कर करने के बारे में सोचा भी नहीं। 1109 तक उसने इंडिया के बहुत सारी लैंड कैप्चर कर ली थी और वो दिल्ली पे अटैक करने के लिए फुल्ली रेडी था। 1191 में घोरी ने बठिंडा कैप्चर करके पृथ्वीराज चौहान से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया, जिसके बाद दोनों के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुई। ये एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल बैटल थी, जिसमें दोनों ही साइड्स ने दूसरे को कड़ी टक्कर दी, बट एट द एंड मोहम्मद घोरी को अपनी जान बचा के भागना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान ये वॉर जीत गए। बट एक साल के अंदर अंदर ही मोहम्मद घोरी ने अपनी फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज किया और इस बार उसने और भी ज़्यादा प्रिपरेशन से ये लड़ाई लड़ी और सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के पास बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी तो थी, बट वो स्टिल हार गए और मोहम्मद घोरी दिल्ली को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो गए। ये वॉर इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। मोहम्मद ने इसके बाद कन्नौज, बनारस, बिहार, बंगाल जैसे बहुत से एरियाज में कब्जा किया। वेस्ट के एरिया में, गुजरात, राजस्थान के एरिया में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लड़ाई की। उसने गुजरात को भीमा II से कॉन्कर कर लिया और ईस्ट में बख्तियार खलजी ने बिहार के नालंदा को प्लंडर किया, जिसके बाद उसने असम में अपना एक्सपेंशन करने के लिए सोचा। बट ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि माघ रूलर्स उस टाइम पे जो असम को रूल करते थे, उन्होंने उसे हरा दिया और उसकी डेथ हो गई। मोहम्मद ने इंडियन टेरिटरीज को कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उनका सबसे ट्रस्टेड जनरल एंड स्लेव था, उसे दे दिया और खुद सेंट्रल एशिया में एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। पंजाब की जो एक ट्राइब थी खोखर, उन्होंने गजनी और लाहौर के बीच में कम्युनिकेशन तोड़ दिया था, जिसकी वजह से 1206 में मोहम्मद ने इंडिया में अपना लास्ट कैंपिंग किया, जहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए इन खोखर से। बट कुछ अननोन रीजंस की वजह से उसका असैसिनेशन हो गया रास्ते में ही, और कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके बाद शुरू हो गई दिल्ली सल्तनत, जो कि अगले 320 सालों तक इंडिया में एस्टैब्लिश रहा। इसकी टोटल 5 डायनेस्टीज थी, जिनमें पहली स्टार्ट की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका नाम था ममलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी। अब ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, तो इसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।